नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी का जो चौथा पार्ट है प्राणी जगत, ठीक है? उसके क्या है कि हम वन लाइनर या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे पूरे पार्ट के। इससे फ़ायदा एक ही होगा कि आपका पूरा पार्ट रिवीजन हो जाएगा। दूसरा कि बायोलॉजी का मैंने भी एग्ज़ाम दिया जब मैं स्कूल में था या कॉलेज में था। जब छोटे क्वेश्चन के आंसर है वो किस प्रकार आते हैं, क्वेश्चन वो इस प्रकार आते हैं कि उनका आंसर या तो एक शब्द में होता है, एक वन वर्ड में होता है, ठीक है? या वन लाइन में होता है या 1 से डेढ़ लाइन में होता है, ठीक है ना? 1 टू 1 1 पॉइंट हाफ लाइन कह सकते हैं जिसे 1 बाय हाफ लाइन कह सकते हैं, ठीक है? 1 हाफ लाइन कह सकते हैं। तो इस तरह होता है कि 1 से डेढ़ लाइन में आंसर हो गया, ठीक है? या अगर हम कहते हैं कि कोई बड़ा प्रश्न पूछ लिया जिसे कहते हैं हम लघुतरात्मक, ठीक है ना? तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, वो कैसा होता है? वो होता है जिसमें 3 से 4 लाइन में उत्तर रहता है। तो वैसे टॉपिक का नाम रहेगा वन लाइनर या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन ब बट या लेकिन मैं कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछूँगा जिससे कि आपके लघुतरात्मक प्रश्न भी तैयार हो जाएँगे, ठीक है ना? बायोलॉजी में लघुतरात्मक प्रश्न ऐसे आते हैं जिसके 3 से 4 लाइन में उत्तर देने होते हैं। कुछ चैप्टर के, सारे चैप्टर नहीं कह सकते हम, ठीक है? और वन लाइनर भी होते हैं जो 1-1 नंबर के आते हैं ना, 1-1 नंबर और 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन इस वीडियो से तैयार हो जाएँगे अगर इससे आता है तो। कोशिश कीजिए 25% मैंने कवर किया है इसके अंदर, वीडियो अंत तक देखना काफ़ी बढ़िया होने वाला है और अगर आप अंत तक देख लें, तो आपको पूरा ये पार्ट याद हो जाएगा और अगर आप कोई रिक्वेस्ट करेगा तो मैं इसे और भी सारे मैं बना दूँगा, ठीक है? लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी इसको अंत तक देखना, ठीक है? तो पहला प्रश्न देखते हैं कि जंतुओं को कितने समूह में बाँटा गया है और इसका आधार क्या है? ठीक है? तो 2 प्रश्न पूछेंगे ऐसे 2 नंबर के हो सकते हैं, 2 चीज़ें पूछिए। तो आप मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं वैसे कि जंतुओं को 2 समूह में बाँटा गया है, नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा, ठीक है? पहला ये हो गया और इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति या अनुपस्थिति यानी एब्सेंस है या प्रेजेंस है नोटोकॉर्ड। इसके आधार पर जंतुओं को कितने समूह में बाँटा गया है? नॉन कोर्डेट और कोर्डेट। ये था हमारा पहला प्रश्न। चलिए फिर दूसरे प्रश्न में संघ पोरिफेरा के 2 महत्वपूर्ण विभेदात्मक लक्षण लिखिए। जो संघ पोरिफेरा है वैसे तो बहुत सारे लक्षण है उसके, लेकिन छोटे प्रश्न के उत्तर में या तो कभी 1 पूछ लेते हैं, कभी 2 पूछ लेते हैं या लघुतरात्मक होता है तो 3 से 4 पूछ लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पर 2 ले रहे हैं। तो पहला है शरीर पर छिद्रों जैसे ओस्टिया, छोटे छिद्र होते हैं ओस्टिया और बड़े छिद्र ओस्कुलम की उपस्थिति, ठीक है? और दूसरा है नाल तंत्र कोइनोसाइट से ढका होता है, आश्रित होता है। यानी जब हम विभेदात्मक लक्षण की बात करते हैं तो ये 2 ऐसे लक्षण हैं जो सिर्फ पोरिफेरा में प्रेजेंट होंगे, किसी अन्य संघ में प्रेजेंट नहीं होंगे। विभेदात्मक लक्षण एग्जाम में जब भी पूछे वो ऐसे होने चाहिए जो उसी से रिलेटेड हो। तो संघ पोरिफेरा के ये 2 है, ठीक है? शरीर पर छिद्र है, छोटे ओस्टिया, बड़े ओस्कुलम और नाल तंत्र पाया जाता है जो कोइनोसाइट से आश्रित होता है, ठीक है? तीसरा प्रश्न है संघ सिलेंड्रेटा के 2 महत्वपूर्ण लक्षण लिखिए, ठीक है? तो संघ सिलेंड्रेटा की बात करें तो इसके अंदर दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट उपस्थित होती है। जो इसके अलावा ये पूछा जा सकता है नाइडोब्लास्ट किस में पाई जाती है और इसका कार्य क्या है? तो नाइडोब्लास्ट है वो सिलेंड्रेटा में पाई जाती है। इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हैं आप और इसका कार्य क्या होता है? इसको होता है शरीर कार्य होता है इसको जंतु या जीव को स्थिर रखना और उसकी सुरक्षा करना। और शरीर 2 आकार का होता है पॉलिप और मेडुसा, ठीक है ना? शरीर का आकार 2 शरीर के आकार के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं सिलेंड्रेटा, पॉलिप और मेडुसा, ठीक है? इसी आधार पर हम अगला प्रश्न ले लेते हैं चौथा, पॉलिप और मेडुसा में क्या अंतर है? या पूछ ले पॉलिप और मेडुसा किस संघ से संबंधित है, ठीक है? तो हम कह देंगे पॉलिप और मेडुसा किससे संबंधित है? सिलेंड्रेटा से संबंधित है और इनमें अंतर क्या है? तो पॉलिप है वो स्थिर व बेलनाकार होता है, बेलनानुमा शरीर होता है, वो एक जगह स्थिर रहता है जैसे हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है। मेडुसा ये मुक्त पलावी होता है ना, तैरता है और छतरीनुमा होता है, छतरी पता है ऐसी होती है, ठीक है ना? छतरी कैसी होती है? बारिश में उड़ते हैं ऐसी होती है, ठीक है? और इसका एग्जाम्पल है ओरेलिया, ठीक है? और पांचवा प्रश्न है किस सिलेंट्रेट में पॉलिप और मेडुसा दोनों पाए जाते हैं? ये तगड़ा प्रश्न है भाई। पॉलिप और मेडुसा दोनों पाए जाते हैं, ठीक है ना? तो एक जीवन की कोई स्टेज आएगी जहां वो क्या है कि बेलनाकार होगा और एक जगह स्थित होगा। फिर जीवन की स्टेज एक ऐसी आएगी जिसमें वो छतरीनुमा हो जाएगा और तैरने लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ओबेलिया। ये काफी मोस्ट प्रश्न है, ठीक है ना? सारे मोस्ट है वैसे तो, वन लाइनर में ये है। आप एग्जाम में मान लो अगर ये प्रश्न आ गया आपके और एक शब्द में उत्तर देना, आप क्या लिखेंगे? आप पोरिफेरा लिख देंगे, आप किसी जंतु का मेंढक का नाम लिख देंगे, आपको गलत हो जाएगा। नाम तक इंटरेस्टिंग है ओबेलिया, इतना लिखोगे तो 1 नंबर आ जाएगा। बायोलॉजी की यही खासियत है, आपको जो पूछा है उसका एक शब्द में उत्तर है तो वो एक शब्द ही चाहिए एग्जामिनर को, चेक करने वाले आपके सर को, टीचर को। वो एक शब्द है तो आप 1 नंबर ले सकते हैं, नहीं है तो आपका नंबर कट गया। छठा प्रश्न है संघ टिनोफोरा का मुख्य लक्षण क्या क्या है? यानी विभेदात्मक या मुख्य लक्षण जो सिर्फ टिनोफोरा में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है कि इसमें जीव संदीप्ति पाई जाती है। ऐसे पूछ ले कि जीव संदीप्ति किस संघ में पाई जाती है? वो टिनोफोरा में पाई जाती है। पूछ ले जीव संदीप्ति का अर्थ क्या है? तो प्राणी के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन, यानी लाइट सी जलती है, ठीक है ना? लाइट सी जलती है जब ये तैरते हैं तो। इन्हें समुद्री अखरोट भी कहते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं और लाइट सी जलती है इनमें। जैसे वो जुगनू उड़ते हैं ना, उसी तरह इनमें भी लाइट सी जलती है, ठीक है? और ये समुद्री अखरोट भी इन्हें कहते हैं। सातवां प्रश्न है संघ प्लेटी हेलमिंथीज के मुख्य लक्षण क्या क्या है?
इसके भी लक्षण लिखने हैं। तो पहली बात, इसका शरीर चपटा होता है, चपटा शरीर इसलिए इन्हें चपटे कर्मी भी कहते हैं। ये मनुष्य या अन्य जंतुओं सुअर में क्या होते हैं, अंतःपरजीवी होते हैं, ठीक है। सुअर और मनुष्य के द्वारा अपना लाइफ साइकिल ये पूरा करते हैं, ठीक है। जब आप बीएससी में जाएंगे तो ये डिटेल में दिया हुआ है वहाँ पर। और इसमें ज्वाला कोशिका पाई जाती है, ठीक है। और ये पूछ ले ज्वाला कोशिका किस में पाई जाती है, तो ये संघ प्लेटी हेलमिंथेस में पाई जाती है। दूसरा पूछ ले ज्वाला कोशिका कार्य क्या है, तो एक तो इसका प्रासरण का नियंत्रण करती है, इसके अलावा उत्सर्जन का कार्य करती है। दो ये कार्य है ज्वाला कोशिका के। 8वां प्रश्न देखते हैं अब, संघ एस्केलमेंथीज के मुख्य लक्षण क्या है। तो पहला है स्यूडोसिलोमेंट प्रकार के जीव है ये। और स्यूडोसिलोमेंट क्या है, जब मेसोडर्म और एक्टोडर्म व एंडोडर्म के बीच क्या है, मेसोडर्म होती है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच छोटी गोलिकाओं या थैलियों के रूप में पाई जाती है। इनमें सबसे बाहर होती है एक्टोडर्म, अंदर होती है एंडोडर्म, बीच की होती है मेंडोडर्म। वो जब ऐसे गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है तब ऐसे प्राणियों कहते हैं स्यूडोसिलोमेट। और इसका एग्जाम्पल है एक्सकेलमेंथीज, ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है इसका। दूसरा ये गोलकर्मी भी कहते हैं। और यानी कि इनका अनुप्रस्थ काट काटे यानी सेक्शन काटे ना, इसका ऐसे खड़ा सेक्शन काटे ना, तो फिर ऐसे गोलाकार दिखेंगे सेक्शन में। तो ये दो महत्वपूर्ण लक्षण है संघ एस्केलमेंथीज के, ठीक है। और ऐसा कौन सा संघ है जो स्यूडोसिलोमेट होते हैं, तो हो जाएगा एस्केलमेंथीज। और स्यूडोसिलोमेट क्या है वो भी मैंने यहाँ पर बता दिया। 9वां प्रश्न है, संघ एनेलिडा के महत्वपूर्ण लक्षण लिखिए। तो शरीर सतह खंडों में विभक्त होती है ना, कि इसमें बहुत सारे खंड पाए जाते हैं, ठीक है ना। शरीर की सतह पर ऐसे खंड पाए जाते हैं। 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती है, अनुध्रीय और वर्तुल, ठीक है। और तीसरा है नेरिस में पैरापोडिया पाए जाते हैं, जो इसके तैरने में सहायक होते हैं। और नेफ्रिडिया इनमें पाए जाते हैं। और नेफ्रिडिया क्या करते हैं, उत्सर्जन और प्रासरण नियमन का कार्य करते हैं। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, नेफ्रिडिया किस में पाए जाते हैं, एनेलिडा में पाए जाते हैं। ज्वाला किसी कोशिका किस में पाई जाती है, अभी हमने देखा था प्लेटी एलिमेंथीज में पाई जाती है, ठीक है। और इन दोनों में समानता क्या है, नेफ्रिडिया और ज्वाला कोशिका में, दोनों का कार्य क्या है, उत्सर्जन और प्रासरण नियम। और दोनों में अंतर क्या है, नेफ्रिडिया पाई जाती है एनेलिडा में और ज्वाला कोशिका पाई जाती है प्लेटी हेलमिंथीज में। कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 10वां प्रश्न है, एनेलिडा जो खून चूसता है और किसान का मित्र है, इसको एक एक लाइन में आपको एक एक शब्द में उत्तर देना है। एनेलिडा जो खून चूसता है उसे कहते हैं हिरोडिनेरिया, और जो किसान का मित्र है एनेलिडा उसे कहते हैं केंचुआ। अगला प्रश्न है, संघ आर्थ्रोपोडा के महत्वपूर्ण लक्षण लिखिए। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। संघ आर्थ्रोपोडा के महत्वपूर्ण लक्षण लिखिए। तो पहले जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है ये, ठीक है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा संघ है जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कैसे हुआ, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जंतु पाए जाते हैं। दूसरा है कि संधियुक्त, तो इसमें उपांग पाए जाते हैं। और इनमें उत्सर्जन है वो मेलपीगी नलिका द्वारा होता है, ठीक है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि संघ आर्थ्रोपोडा के क्या है कि उत्सर्जन अंग कौन सा है, तो उसको कहते हैं मेलपीगी नलिका। या पूछा जा सकता है कि मेलपीगी नलिका किस संघ से संबंधित है और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य उत्सर्जन है। और यह संघ आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। इसमें संवेदी अंग जैसे सरिंगिकाएं, नेत्र, स्टेटोसिस्ट ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 12वां, आर्थ्रोपोडा का प्राणी जो रोगवाहक कीट है और जीवित जीवाश्म है, इसका उदाहरण देना है। तो जो रोगवाहक कीट है आर्थ्रोपोडा वो है मच्छर, एनाफ्लीज व एडिज। और जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवित जीवाश्म लिमुलस को कहते हैं। और किससे संबंधित है, ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। 13वां प्रश्न है, संघ मोलस्का के विभेदात्मक लक्षण लिखिए। तो ये जंतु जगत का दूसरा बड़ा सबसे संघ है, ठीक है। पहला कौन था, पहला भी हमने देखा था, ये रहा यहाँ पर आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। और दूसरा सबसे बड़ा कौन है, मोलस्का। और मुख में इसमें रेडुला पाई जाती है, ठीक है। और शरीर इनका कोमल होता है। 3 इनके महत्वपूर्ण लक्षण हो गए। संघ मोलस्का के प्राणी जिन्हें बेताल मछली, समुद्र खरगोश, सेवगोंगा कहते हैं, उसका नाम लिखिए, ठीक है। एक तो होते हैं इनका सामान्य नाम, एक होते हैं प्रचलित नाम, ठीक है। तो बेताल मछली किसे कहते हैं, ऑक्टोपस को कहते हैं। समुद्री खरगोश किसे कहते हैं, एप्लोइस एप्लोइसिया को कहते हैं। और सेवगोंगा किसे कहते हैं, पायला को कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं फिर। 15 प्रश्न है, संघ इकाइनोडर्मेटा के मुख्य लक्षण लिखिए। शरीर इनका सूलयुक्त होता है, जल संवहन तंत्र पाया जाता है इनमें, ठीक है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है जो आ सकता है एग्जाम में, इनकी सम्मिति अरीय होती है वयस्क में, और द्विपार्श्व होती है लार्वा में। जब लार्वा अवस्था में होते हैं तो द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, ठीक है। और जब वयस्क हो जाते हैं तब ये कैसे हो जाते हैं, ये बड़े होकर अरीय सम्मिति इनमें आ जाती है, ठीक है। अगर आपने पाठ पढ़ा हो तो अरीय समिति और द्विपार्श्व समिति में आपको अंतर पता ही होगा। द्विपार्श्व समिति यानी कि एक जीव है, ठीक है, उसको एक ही रेखा से 2 बराबर भागों में विभाजित किया जा सके तो उसे कहते हैं, कैसी क्या कहते हैं, द्विपार्श्व समिति। और अरीय समिति वो होते हैं कि जंतु को कहीं से भी काट लो वो 2 बराबर भागों में बट जाए, तो उसे कहते हैं अरीय समिति, ठीक है। अगला प्रश्न है 16वां, संघ है मिकोडेटा का मुख्य लक्षण क्या है। तो पहली बात की
ये कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के बीच की योजक कड़ी है, ठीक है, योजक कड़ी है, ठीक है, यानी कनेक्टिंग लिंक है ये। ऐसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा संघ है जो कोऑर्डिनेटा और नॉन कोऑर्डिनेटा के बीच की योजक कड़ी है, तो वह संघ हेमिकोऑर्डिनेटा। इसका शरीर शुंड, कॉलर और वक्ष में विभक्त होता है। कॉलर क्षेत्र में स्टेमोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के जैसी संरचना पाई जाती है, यानी इसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी, नोटोकॉर्ड जैसी पाई जाएगी। इसलिए तो ये नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट के बीच की कड़ी है। क्यों? क्योंकि नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। जब हेमिकोऑर्डिनेटा में आते हैं तो वो बननी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन पूरी बनती नहीं है। इसलिए बननी स्टार्ट होती है और दिखने में नोटोकॉर्ड जैसी दिखती है, लेकिन होती अलग है, इसलिए इसे कहते हैं स्टेमोकॉर्ड। और इसका चौथा और महत्वपूर्ण लक्षण है, इसमें आहार नाला वो यू आकार की होती है, ठीक है। 17% देखते हैं। संघ कोऑर्डिनेटा के 3 विभेदात्मक लक्षण लिखिए। विभेदात्मक जो इनमें ही पाए जाते हैं, किसी और में नहीं पाए जाते। तो इसमें होती है पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड, ये इसमें पाई जाती है। ग्रसनी में क्लोम छिद्र होते हैं और पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु, यानी पृष्ठ यानी पीछे की तरफ खोखली तंत्रिका रज्जु इसमें पाई जाती है। 18% है। संघ कोऑर्डिनेटा के 3 उपसंघ कौन कौन से हैं, उसके नाम लिखिए। 3 है, एक है यूरोकोऑर्डिनेटा, एक है सेफेलोकोऑर्डिनेटा, एक है वर्टिब्रेटा, ठीक है। एंड ये है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 19वां, सारे वैसे महत्वपूर्ण है कि संघ वर्टिब्रेटा के वर्गीकरण को चार्ट द्वारा दर्शाइए। तो वर्टिब्रेटा का वर्गीकरण आ सकता है आपका 4 नंबर में, आप चार्ट द्वारा दर्शा सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो चार्ट द्वारा दर्शाए तो बढ़िया रहेगा। तो वर्टिब्रेटा इसको डिवीजन में बांटते हैं, 2 डिवीजन होती है इसकी। एक तो होती है एनेथोस्टोमेटा, एक होती है नेथोस्टेमेटा। एनेथोस्टोमेटा ऐसे प्राणी है जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते, जबकि जिनमें जबड़े पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं नेथोस्टोमेटा। और एनेथोस्टोमेटा का एक ही वर्ग है जिसको कहते हैं वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा। और अगर साइक्लोस्टोमेटा का आपको एग्जाम्पल पूछ ले तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेट्रोमाइजोन। आपकी किताब में चित्र दर्शा रखा है, इसमें जबड़ा नहीं पाया जाता, ठीक है। अब बात करते हैं नेथोस्टोमेटा जिनमें जबड़े पाए जाते हैं। इनको 2 भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन से हो गए? एक हो गया पिसीज, सब डिवीजन कह सकते हैं, ये डिवीजन है तो ये हो गया इनका सब डिवीजन। एक हो गया पिसीज, पिसीज में आती है मछलियाँ। एक होते हैं टेट्रापोड, ठीक है। तो पीसीज के अंदर 2 प्रकार के आएंगे, कॉन्ड्रिकतीज और ओस्टिकतीज, 2 वर्ग है। और टेट्रापोड में 4 वर्ग है, एम्फीबिया, ठीक है, रेप्टाइल, एविज और मेमेलिया, ठीक है। अब आपसे पूछ ले, वैसे तो आपका एग्जाम परीक्षा किताब के पीछे भी ये प्रश्न बना रखा है और मैंने प्रश्न उत्तर कराया वहां भी है, लेकिन परीक्षा में पूछ लिया वर्ग कॉन्ड्रिकतीज और ओस्टिकतीज में 2 मुख्य अंतर क्या है, 2 ही देखेंगे क्योंकि हम छोटे प्रश्नों की चर्चा करें, वैसे 3-4 अंतर होते हैं इनमें। तो कॉन्ड्रिकतीज है, इनमें का अंतर कंकाल उपास्थिल बना होता है, उपास्थियों का बना होता है, ठीक है। और ओस्टिकतीज मछली है, इनका अस्थिल यानी हड्डियों का बना होता है। उपास्थि और अस्थि में अंतर क्या होता है? अस्थि थोड़ी मजबूत होती है और ये थोड़ी कोमल होती है, ठीक है। और सलक है वो प्लेकोइड या पट्टा पाए जाते हैं कॉन्ड्रिकतीज में। और ओस्टिकतीज में सलक है वो साइक्लोइड और टिनोइड प्रकार के होते हैं। ये इनके बीच 2 मुख्य अंतर हो गए, अगर क्योंकि हम यहाँ पर वन लाइनर या छोटे प्रश्न चर्चा कर रहे हैं। 21वां प्रश्न है, एम्फीबिया के 2 विशिष्ट लक्षण लिखिए। वैसे यहाँ पर मैं 3 बता रहा हूँ क्योंकि अगर लघुतरात्मक में भी आया तो आपके काम आएगा। ये जल व स्थल दोनों जगह पाए रह सकते हैं, पानी में भी आवास है इनका और जमीन पर भी आवास है इनका। शरीर सिर व धड़ में बंटा होता है। आहार नाल, मूत्राशय और जनन पथ तीनों एक कोष्ठक में खुलते हैं, जिसे कहते हैं अवस्कर। ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है सारे इनके। और इनका एग्जाम्पल होगा मेंढक, जिसे राना टिग्रीना कहते हैं, और वृक्ष मेंढक हाइला, ठीक है। 22वां प्रश्न है, वर्ग रेप्टाइल के 2 मुख्य लक्षण लिखिए। तो पहला ये रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप वगैरह होते हैं ना। शरीर पर सलक पाए जाते हैं, जो शुष्क सलक होते हैं वो किसके बने होते हैं? क्रिएटिन के बने होते हैं, जिससे कि त्वचा ढकी रहती है सलकों से। और इनका एग्जाम्पल हो गया छिपकली और सांप। 23वां प्रश्न है, वर्ग एविज के 2 मुख्य लक्षण लिखिए। एविज यानी पक्षी। तो अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होता है और इनमें उड़ने की क्षमता पाई जाती है, पंख है तो उड़ेंगे। इनमें चोंच पाई जाती है, ठीक है। और हड्डियां हल्की व खोखली होती है, जो कि किस कारण है? उड़ने में अनुकूलित है, ठीक है ना। पूछ लिया पक्षियों में उड़ने का अनुकूलन लिखिए। तो एक तो अग्रपाद इनके पंखों में रूपांतरित हो गए, दूसरा हड्डियां हल्की व खोखली हो गई। ये 2 लक्षण जो इनकी उड़ने में सहायता करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया कौवा, चिड़िया, ठीक है। और 24वां प्रश्न है, वर्ग मेमेलिया के 2 मुख्य लक्षण लिखिए। तो एक तो इनमें स्तन ग्रंथि पाई जाती है, जिससे दुग्ध स्रावित होता है, जो शिशु जन्मते हैं उनको पोषण प्राप्त होता है। शरीर पर बाल पाए जाते हैं और ये बच्चे को जन्म देते हैं, ये जरायुज होते हैं। वैसे आगे एक प्रश्न आएगा, अभी बता दूंगा। अंडे भी देता है एक स्तनधारी, ठीक है। वैसे ओवरऑल जो मुख्य लक्षण है ये जरायुज होते हैं ना, बच्चे को जन्म देते हैं। अब 25वां और लास्ट प्रश्न है कि एक शब्द में आपको उत्तर देना है इसको। अंडे देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो उसका उत्तर हो जाएगा प्लेटिपस। उड़ने वाला स्तनधारी कौन है? चमगादड़। चमगादड़ पक्षी नहीं होता, स्तनधारी होता है, ठीक है, मेमेलिया होता है। तीसरा प्रश्न है, विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी है? हेलोडर्मा। और 4 कोष्ठक हृदय वाला रेप्टाइल कौन है? तो वो है मगरमच्छ। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपने पूरा देखा हो तो अच्छा लगा होगा आपको। पूरा पार्ट रिवीजन भी है और पर्सन भी बढ़िया है, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।